मित्रों नमस्कार, ये है जॉब स्टडी चैनल यूट्यूब चैनल। आइए अपना अगला प्रैक्टिस सेट है जो कि छठा है राजनीति विज्ञान का, और इसमें मिश्रित प्रश्नों का संग्रह किया गया है। एक आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मिले। तो आइए बिना विलम्ब किए हुए चलते हैं, अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, लिखित संविधान संघवाद और मौलिक अधिकारों के साथ साथ निम्न में से क्या व्यवस्था अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत तथा ब्रिटेन की संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के समन्वय का पुष्ट संवर्धन करती है? तो ये प्रश्न लिखा हुआ है, इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। तो पहला नंबर है द्विसदनात्मक संसद है, बी नंबर है वास्तविक कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व, सी नंबर है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, और डी नंबर है न्यायिक पुनरावलोकन। तो मित्रों बताना है कि इसमें से आपका कौन सा उत्तर सही होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो हमारा होगा कौन सा, सी नंबर होगा। यानी कि लिखित संविधान संघवाद और मौलिक अधिकारों के साथ साथ राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की व्यवस्था, अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत तथा ब्रिटेन की संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के समन्वय को पुष्ट संवर्धन करती है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अविभाजित भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक कब संपन्न होती है? अविभाजित भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक कब संपन्न होती है? ऑप्शन दिए गए हैं 6 दिसंबर 1946 को, बी नंबर है 9 दिसंबर 1946 को, सी नंबर है 20 दिसंबर 1946 को, और डी नंबर है 23 दिसंबर 1946 को। तो आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर लगा लिया होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो हमारा बी नंबर होगा, है ना। संविधान सभा की जो बैठक है पहली, वो 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया था, और मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया। उसने अलग स्वतंत्र राष्ट्र पाकिस्तान की मांग उठाते हुए इस संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया। इस संविधान सभा में दूसरे तरफ यानी और लोग भी शामिल थे जो देसी रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया था? वो कौन सा अधिवेशन है जिसमें पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया था? तो नंबर 1 है 1887, नंबर बी है 1889, नंबर सी है 1893 या 1896। तो आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है हमारा, इस प्रश्न का उत्तर है डी, ये 1896 में पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। राष्ट्रीय गीत आप लोग जानते हैं कि वंदे मातरम, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। राष्ट्रकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस गीत को स्वरबद्ध किया है, यानी संगीतमय किया है, और पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हमारा डी नंबर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो, यह किसका दिया हुआ नारा है? यानी किस नेता ने कहा था, किस व्यक्तित्व का यह नारा है कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो, बताइए। तो इस प्रश्न में उत्तर दिए गए हैं 4 विकल्प में हैं। राजा राम मोहन राय का नारा है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है, या एम.एन. राय का है, या भीमराव अम्बेडकर का है। तो आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया होगा। जो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा वो डी नंबर होगा। यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित बनो। अम्बेडकर के अनुसार शिक्षित होने का अर्थ केवल पढ़ना लिखना नहीं था, बल्कि पढ़ लिख कर अपने हक अधिकारों के लिए जागरूक बनना था। जागरूक होने के बाद
स्वयं को संगठित करना और फिर अपने उद्देश्य के लिए संघर्ष करना था। ठीक है, तो इस आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी पंथनिरपेक्ष अखंडता शब्दों को अपने संविधान में शामिल किया गया? यानी कौन सा वो संविधान संशोधन था जिसके माध्यम से समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया? तो 44वां संविधान संशोधन, 42वां, 44वां संशोधन या 46वां संशोधन होगा। तो आप लोगों ने इसको प्रश्न का उत्तर दे दिया होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 था। इसी के माध्यम से संविधान में समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में इतने अधिक संशोधन किए गए थे जिसके कारण इस संविधान संशोधन को लघु संविधान की भी संज्ञा दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा दी है? यानी कौन सा ऐसा व्यक्तित्व है जिसने यह कहा है कि भारत का संविधान जो है भारत के सूक्ष्म चित्र है, यानी भारत के सूक्ष्म स्वरूप को निर्धारित करता है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, अम्बेडकर हैं, ऑस्टिन हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं या रजनी कोठारी। तो आप लोग उत्तर बताइए इसका कौन सा होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ग्रेनविल ऑस्टिन होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी है। ग्रेनविल ऑस्टिन अमेरिकी राजनीतिक विद्वान और भारतीय संविधान के समीक्षक थे। भारतीय संविधान राष्ट्र की आधारशिला इनकी मुख्य रचना है। इनकी मुख्य रचना क्या नाम है? भारतीय संविधान राष्ट्र की आधारशिला इनकी मुख्य रचना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक का अंतरिम अध्यक्ष कौन था? आप लोग इस प्रश्न का उत्तर लगा लिए होंगे। जो इसमें 4 ऑप्शन विकल्प के रूप में दिए गए हैं वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, नंबर बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, नंबर सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नंबर डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आप लोग दे दिए होंगे उत्तर। तो कौन सा होगा इसका सही उत्तर? आप लोग जानते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होगा, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई थी तो इसके अस्थायी या अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए थे। फिर 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट यानी स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष था? निम्न में से कौन संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष था? तो इस प्रश्न का उत्तर 4 विकल्प के रूप में दिए गए हैं, JL नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इस सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब आरंभ हुई थी? भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का कब शुरुआत की गई थी? तो इस प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 है 1861, नंबर बी है 1892, 1909 और नंबर डी है 1911। तो आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया होगा। जो इस प्रश्न का उत्तर सही है वो प्रश्न नंबर इसका सी नंबर सही है, 1909। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए निम्न भारतीय संविधान अधिनियमों में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई? तो ऑप्शन दिए गए हैं 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम या 1947 का भारत शासन अधिनियम। तो इस प्रश्न का उत्तर जो सही है हमारा वो बी नंबर सही होगा, यानी 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की व्यवस्था की गई थी।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्राविधान सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? यानी कौन सा चार्टर था या अधिनियम था जिसके माध्यम से भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था की गई थी? तो इस प्रश्न के उत्तर के फलस्वरूप 4 विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, दूसरा नंबर है चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से, तीसरा है चार्टर एक्ट 1853 और चौथा है 1858 के माध्यम से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी चार्टर एक्ट 1883 के माध्यम से भारत के संविधान में प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना के द्वारा किया गया? तो आप लोग जानते होंगे इस प्रश्न का जो उत्तर है, 4 विकल्प दिए गए हैं और आप लोग इस प्रश्न के उत्तर देना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है 1946 में एक कैबिनेट मिशन स्थापित हुआ था, इसी के माध्यम से क्या किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा सी नंबर हो जाएगा। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जनगण मन गीत के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? यानी जनगण मनगढ़ को गीत को हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया था? तो इस उत्तर प्रश्न के विकल्प 4 उत्तर के रूप में दिए गए हैं और देखना है कि इसमें कौन सा सही होगा। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, जो यानी कि भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रगान को अपनाया जाता है। वो तिथि थी, वो दिनांक थी 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगान आप लोग जानते हैं कि एक बंगाली गुरु थे जो रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने ही इसको लिखा था, यानी राष्ट्रगान को लिखा था, जो भारत का है ना राष्ट्रगान है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक कठोर संविधान वह है, कौन सा है एक कठोर संविधान? इस विकल्प में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बता रहा है कि कौन सा संविधान, कौन सी विशेषता है इसमें ना, जिसे संशोधित ना किया जा सके। बी नंबर है जिसे आंशिक रूप से संशोधित किया जा सके, और सी नंबर है जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, एक कठोर संविधान वह संविधान होता है जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न बढ़ते हैं, आगे प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन दिए गए हैं 4, विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या विश्वास की स्वतंत्रता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, आप लोगों ने टिक कर लिया होगा, वो आंसर जो है हमारा इसका बी नंबर होगा। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित तथ्यों को समाहित किया गया है, इन तीनों तथ्यों को, लेकिन ऑप्शन नंबर बी के तथ्य यानी आर्थिक स्वतंत्रता के तथ्य को शामिल नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा फिर, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? तो आप लोग 4 ऑप्शन के रूप में तो आपके सामने उपस्थित हैं। तो इसमें जो उत्तर दिए गए हैं 4, नंबर ए है भारत का राष्ट्रपति, नंबर बी भारत का प्रधानमंत्री, नंबर सी है लोकसभा सचिवालय, या ऑप्शन नंबर डी भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो आप लोग जानते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को यानी सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान का रक्षक कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये स्क्रीन पर रहा, तो देखते हैं। इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। ये किस अनुच्छेद में मेंशन किया गया है, किस अनुच्छेद में उल्लिखित किया गया है?
नंबर हैं, ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 393 या अनुच्छेद 395। तो आप लोगों ने उत्तर दे दिया होगा। इसका जो प्रश्न, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हमारा अनुच्छेद 393 होगा, यानी सी नंबर सही है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 1 में संघ और उसका संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 3 जो है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है, और अनुच्छेद 95 जो है आप लोग जानते हैं कि ये लास्ट अनुच्छेद है ना। तो इस प्रकार से जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 393 होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने बेनेगल नरसिंह राव को भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था? ये बिल्कुल नया प्रश्न है आप लोगों के लिए। आप लोगों को कहीं भी ये प्रश्न पढ़ने को नहीं मिला होगा। आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी किस व्यक्ति ने BN राव जी को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव रखा था या कहा था? तो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 भारत की संविधान सभा ने, नंबर B है भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष ने, और C नंबर है भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय ने, और नंबर D है अध्यक्ष प्रारूप समिति के। तो बताइए इसका उत्तर जो होगा हमारा सही होगा वो भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय ने BN राव जी को कहा गया था कि इनको संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाए। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर होगा C होगा। आगे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। भारत के संविधान के प्रवर्तन के समय संविधान की प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य और क्षेत्रों के कितने भाग उल्लिखित थे? इस प्रश्न में उत्तर 4 विकल्प के रूप में दिए गए हैं। A नंबर है 2 भाग थे, 3 भाग थे, C नंबर है 4 भाग या 6 भाग थे। तो आप लोग इसका उत्तर लगा लिए होंगे कि आप लोग जानते होंगे कि प्रारंभ में भारतीय संविधान में जो है 4 भाग बनाए गए थे, है ना। यानी जो राज्य क्षेत्र बांटे गए थे भारत के वो 4 ABCD में बांटे गए थे, है ना। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा C नंबर होगा। यानी 4 भागों में उस समय बांटा गया था संपूर्ण भारत को, या 4 प्रकार के राज्यों का निर्माण किया गया था। आगे प्रश्न है फिर हमारा, भारत में संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समता का सही समूह पहचानना है। भारत में संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समता शब्द को सही समूह पहचानना है। तो आप लोग पहचानिए इसको, कौन सा उत्तर होगा। तो नंबर A है अभिव्यक्ति और अवसर की समता, नंबर B है आर्थिक और सामाजिक समता, नंबर C है राजनीतिक और प्रतिष्ठा की समता, और नंबर D है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया होगा। जो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर D सही होगा ना। आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। प्रस्तावना में वर्णित आदर्श संविधान द्वारा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया गया था, है ना। प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्श वर्णित निम्नलिखित शब्द हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा आपको, है ना। नेक्स्ट बताया गया है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता के भी वर्णन किया गया है ना। तीसरा हम बताया गया कि अवसर, प्रतिष्ठा की समता के भी वर्णन है, और भाईचारे की भी वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर D होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना की व्याख्या में अंतर संबंधित है। धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना की व्याख्या में अंतर संबंधित है। क्या संबंधित है अंतर? तो देखना है, ऑप्शन नंबर A दिया गया है न्याय कर्तव्य, B नंबर में न्याय और समानता दी गई है, C नंबर में स्वतंत्रता और समानता दी गई, और D नंबर में न्याय व नैतिकता दिया गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर C होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना को संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किया गया? यानी कौन सा ऐसा मामला था जिसमें भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा गया कि यह संविधान का एक भाग है?
तो इस प्रश्न के विकल्प दिए गए हैं 4 उत्तर के रूप में। तो बेरबारी केस था, केशवानंद भारती केस था, सी नंबर गोलकनाथ केस था, या शंकरी प्रसाद केस था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आप लोगों ने लगा लिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर केशवानंद भारती केस था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में दिए गए निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग बताया था। कब? 1973 में यह केस संबंधित था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान का भाग प्रस्तावना भी मानी जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत लिया गया है, यानी कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां जो हैं किस देश के संविधान से ली गई हैं या शामिल की गई हैं। तो आप लोग जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा हमारा सी नंबर होगा, यानी कनाडा के संविधान से भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियों को समाहित किया गया है। आगे प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट है, निम्न में से मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का कौन सा प्रमुख प्रावधान सही नहीं है? विधान परिषदों के आकार में वृद्धि, केंद्रीय विधान परिषदों में सरकार द्वारा नामित सदस्यों का बहुमत, या सी नंबर सांप्रदायिक और निर्वाचन पद्धति, और डी नंबर है केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा वो आप लोग उत्तर दे दिए होंगे, तो कौन सा सही होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो डी ऑप्शन सही होगा, यानी केंद्रीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं दिया गया था। यही गलत है हमारा ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। फिर अगला है हमारा प्रश्न, संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता थे। तो आप लोग जान गए होंगे इस प्रश्न का उत्तर सी होगा ना, BN राव जी थे। और अभी मैंने ऊपर चर्चा की थी कि इसको भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय ने नामांकित किया था कि इनको संविधान का सलाहकार बनाया जाए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न जो है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो इसको भी आप लोगों ने उत्तर दे दिया होगा। इसके जो उत्तर होगा सही हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ये रहा हमारा, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कितने सदस्यों की संख्या तय की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान में कितने सदस्यों की संख्या तय की गई थी? तो आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो 389 अर्थात बी ऑप्शन सही होगा। देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान में 389 सदस्यों की संख्या बताई गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, कितने 292 292 ना, और 4 कमीशनी क्षेत्र के, है ना, और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होने थे। तो 4 ये जो हैं ABCD इसको सूत्र के रूप में हम नाम दिए हैं ABCD, है ना। ये 4 यानी अजमेर, मुंबई, कुर्ग कर्नाटक और दिल्ली, ये 4 क्या थे? कमिश्नरी क्षेत्र थे। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जो अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? तो आप लोगों ने उसका उत्तर दे दिया होगा। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, जिसमें कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव में कुल 14 सदस्यों को नामांकित किया गया था, प्रस्तावित किया गया था। इस सरकार का गठन जो है आप लोग जानते होंगे 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस सरकार के उपाध्यक्ष थे, जबकि जो अध्यक्ष थे वो गवर्नर जनरल थे। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह रहा हमारा स्क्रीन पर, और प्रश्न है, प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम की विशेषता है? तो प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम की विशेषता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आप लोगों ने लगा लिया होगा, सी नंबर सही होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से द्वैध शासन प्रांतों में समाप्त कर दिया जाता है और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहा हमारा ये,
भारतीय संविधान के किस भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? तो आप लोग जानते हैं इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्वों के भाग में जो है इसको आर्थिक स्वतंत्रता के अधिनियम को क्या किया गया, आर्थिक न्याय को शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। ये रहा अपना प्रश्न। ये प्रश्न अगला है अपना मूल्यों का अगला प्रश्न है जो कि राजनीतिक सिद्धांतों से संबंधित ये प्रश्न है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में मिश्रित प्रश्नों का संकलन किया गया है। तो ये राजनीतिक सिद्धांत से प्रश्न संबंधित है। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। लिखा है प्रश्न, मूल्यों का आधिकारिक बंटवारा किसी समाज की एक न्यूनतम पूर्व शर्त है, यह किसका कथन है ना? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हमारा, आप लोग उत्तर लगा लिए होंगे, इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डेविड ईस्टन महोदय ने कहा है कि मूल्यों का आधिकारिक बंटवारा किसी समाज की एक न्यूनतम पूर्व शर्त होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा, व्यवहारवाद निम्न में से किस विचारधारा से संबंधित है या प्रभावित है? तो तार्किक प्रत्यक्षवाद, बी नंबर मार्क्सवादी चिंतन से, सी नंबर नव मार्क्सवाद से, या ऑप्शन डी नंबर है औपचारिक संस्थावाद से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा कौन सा? तो तार्किक प्रत्यक्षवाद से व्यवहारवाद की विचारधारा प्रभावित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी हमारा ये राजनीतिक सिद्धांत से ही संबंधित है। इस तरफ के अब सारे प्रश्न जो है राजनीतिक सिद्धांत के ही हैं। तो आइए इसको हल करते हैं। एक सिस्टम एनालिसिस, पुस्तक का नाम है एक सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ किसकी रचना है? तो उत्तर दिए गए हैं कार्ल जे फ्रेडरिक की है, बी नंबर डेविड ईस्टन की है, सी नंबर मार्टिन ए कापलान की है, और डी नंबर है पीटर एच मर्कल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा डेविड ईस्टन हो जाएगा। आगे प्रश्न है, फिर हल करते हैं अपना अगला प्रश्न। उत्तर व्यवहारवाद निम्न में से किस पर बल देता है? उत्तर व्यवहारवाद निम्न में से किस पर बल देता है? ऑप्शन दिए गए हैं उपादेयता पर बल देता है, कार्य पर बल देता है, सी नंबर है उपादेयता तथा कार्य दोनों पर बल देता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी उपादेयता तथा कार्य दोनों जो हैं उत्तर व्यवहारवाद पर बल देते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आगे प्रश्न है फिर हमारे लिए यह एक निरर्थक प्रयास होगा कि अपने तथ्यात्मक ज्ञान को हम एक मुहरबंद कीटाणु पात्र में एक तरफ रखें और मूल्यों को दूसरी तरफ, जहां वास्तविकता से उसका किसी प्रकार का संबंध ही नहीं रह जाएगा। यह कथन देखना है किसका है, तो रॉबर्ट डहल जी का है, या मैक्स वेबर का है, या लियो स्ट्रास का है, या बर्नार्ड क्रिक का है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, रॉबर्ट डहल जी इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न ये है, देखते हैं इसमें क्या सही होगा। ये कूट के माध्यम से इसका उत्तर चयन करना है। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो आइए व्यवस्थित करते हैं, क्या सही होगा इसका। तो आइए इसको व्यवस्थित करते हैं, कौन सा हमारा इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। पहला है जेम्स सी चार्ल्सवर्थ की कंटेम्परेरी
पॉलिटिकल एनालिसिस, बी नंबर है रॉबर्ट ए डहल की मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, सी नंबर है ए एफ बेंटले की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, डी नंबर है डेविड ईस्टन की ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा इसमें विकल्प के रूप में दिए गए हैं, अब देखना मिलाना है। तो ए एफ बेंटले की जो पुस्तक है, ए एफ बेंटले की पुस्तक है तो द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ये 1908 में लिखी गई है, 1908। नेक्स्ट है जो रॉबर्ट ए डहल की जो पुस्तक है उसका जो क्रम होगा वह मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, ये 1963 में लिखी जाती है, इस पुस्तक को लिखा जाता है। और जो डेविड ईस्टन की पुस्तक होगी वो जो चार्ल्स वर्थ की जो पुस्तक है कंटेम्प्रोरी पॉलिटिकल एनालिसिस, वो 1967 में लिखा जाता है। और जो डेविड ईस्टन महोदय की पुस्तक है वो 1965 में लिखी जाती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का इस प्रकार से उत्तर सही होगा। तो आप लोग ये लिख लीजिए, ये ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें मिलान कीजिए कि कौन सा सही होगा ना, तो आप लोग इसको मिला लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये रहा स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसने द पॉलिटिकल सिस्टम, एक पुस्तक है द पॉलिटिकल सिस्टम, उसको किसने लिखा है ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हमारा डेविड ईस्टन हो जाएगा। इस प्रश्न को लिखने वाले जो हैं डेविड ईस्टन हैं। डेविड ईस्टन जो जिनका जन्म 1917 में होता है और 2014 तक इनका काल रहता है। 1953 में द पॉलिटिकल सिस्टम एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, और डेविड ईस्टन ने अपनी इस रचना में राजनीति के संबंध में इस प्रसिद्ध कथन का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। ये कथन किसका है? प्रश्न है, राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। बताना है अरस्तू जी का है, लास्की का है, या डेविड ईस्टन का, या गार्नर का। तो ये जो वाक्य दिया गया है ये डेविड ईस्टन महोदय का है। इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। चलते आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जब मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। यह किसका कथन है? तो गिलक्रिस्ट जी का है, गार्नर का है, मेटलैंड का है, या बकल का है। तो आप लोग इसका प्रश्न का उत्तर दे दिए होंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा मेटलैंड है। यानी मेटलैंड जी ने कहा था कि जब मैं राजनीतिक विज्ञान को खोलता हूँ तो इसके शीर्षक के प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं बल्कि उसके शीर्षक को जान करके खेद होता है। चलिए आगे प्रश्न फिर हल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वो भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। यह किसका वाक्य है? राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वो भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। तो जो ये वाक्य है इस प्रश्न का उत्तर जो सही होगा वो कौन सा होगा हमारा? पॉल जॉनेट, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं आगे प्रश्न हल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है? तो आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरस्तु महोदय ने कहा था कि राज्य का जो अस्तित्व है वो जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए है और श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए अब तक बना है। चलिए आगे प्रश्न है। नेक्स्ट है, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? तो नगर नाम है, ऑप्शन बी है सरकार नाम है, ऑप्शन सी है कस्बा नाम है, या ऑप्शन नंबर डी है जो
राज्य। तो आप लोग इसका उत्तर दे दिए होंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि राज्य। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, किसने कहा राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। मिडलैंड ने कहा है, बक्कल ने कहा है, सी नंबर है लीकाक ने कहा है, या ऑप्शन नंबर डी है गेटेल ने कहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी बक्कल महोदय ने कहा है कि राजनीति विज्ञान तो नहीं है, ना ही यानी विज्ञान तो मानना बहुत दूर की बात है, ये कलाओं में भी इसको कोई स्थान नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा प्रश्न है, राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है। इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। यानी पिछले समय में क्या क्या रूप रहा है और इस समय क्या स्वरूप है, और जो इसका आदर्श स्वरूप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। ये वाक्य किसका है? तो गेटेल महोदय का है, मैकाइवर जी का है, या सर अर्नेस्ट बेन का है, या सिज्विक जी का है। तो ये कथन जो है, यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हमारा गेटेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है। तो विज्ञान ना मानने वाले विद्वान हैं, इसमें से कौन है उसका नाम बताना है। अरस्तु है, जेलनिक है, लॉर्ड ब्लाइस है, और जो है मिडलैंड हैं। तो आइए इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं ज़रा सा। तो आप लोग नोट कर लीजिए, बक्कल, काम्टे, मिडलैंड, एमास, बियर्ड, मोस्का, ब्रोगन, बर्क आदि विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। कौन कौन से? फिर से सुन लीजिए, बक्कल, काम्टे, मिडलैंड, एमास, बियर्ड, मोस्का, ब्रोगन और बर्क ये विद्वान ऐसे हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। जबकि राजनीति विज्ञान मानने वालों में वो जो व्यक्ति शामिल हैं वे हैं अरस्तु, बोंदा, हाब्स, मॉन्टेस्क्यू, लॉर्ड ब्राइस, ब्लंटसली, जेलिनेक, डॉक्टर फाइनर, लास्की आदि जो हैं ये राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमारा मिडलैंड यानी डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। ये कूट के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर देना है। इसके भी 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न है हमारा, राजनीति के अध्ययन के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण कैसा भाव रखता है, यानी कैसा भाव है, या व्यवहारवादी दृष्टिकोण क्या है। तो देखना है कि इसमें से कौन कौन से सही हैं। नंबर 1 है स्वभावतः आनुभाविक होता है। नंबर नेक्स्ट है तथ्यों पर केंद्रित होता है। नंबर 3 है इसमें राजनीतिक यथार्थ के वैज्ञानिक दृष्टि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। और नंबर 4 है इसमें दर्शन पर बल दिया जाता है। तो इस प्रश्न के जो सही उत्तर दिए गए हैं वो नंबर 1, 2, 3 अर्थात कूट के माध्यम से जो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं आगे प्रश्न हल करते हैं। ये रहा अपना अगला प्रश्न है हमारा, निम्न उपागमों में से किस एक उपागम की 2 मुख्य मांगें थी। निम्न उपागम में से किस एक की मुख्य 2 मांगें थी। प्रासंगिकता एवं कार्यवाही, तो व्यवहारवाद की ये 2 मांगें हैं, या उत्तर व्यवहारवाद की ये 2 मांगें हैं, या संप्रेषण सिद्धांत की 2 मांगें हैं, या निर्णय निर्माण की ये 2 मांगें हैं। तो बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी उत्तर व्यवहारवाद की ये 2 मांगें हैं। कौन कौन सी? प्रासंगिकता एवं कार्यवाही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलते हैं, अगला प्रश्न है अपना शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला प्रश्न है, शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है। यह का वाक्य किसका है? सेबाइन का है, गार्नर का है, ऑप्शन सी है, लासवेल का है और डी नंबर बारकर जी का है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी होगा ये, ठीक है। यानी शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला जो राजनीतिक कार्य है वही राजनीति है, यह लासवेल महोदय का कथन है। अगला प्रश्न है हमारा, इस प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न है निम्नांकित में से किसका संबंध उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की प्रकृति से है? तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं और फिर कूट के माध्यम से उसका उत्तर देना है। ऑप्शन नंबर 1 है सार तत्व तकनीक से पहले आना चाहिए। नंबर 2 है क्रियाशीलता उत्तरदायित्व का वहन करना और नंबर 3 है व्यवसायों का राजनीतिकरण। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों सही कथन हैं, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। चलते हैं दोस्तों आगे प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है जो हमारा वो है न्यू आस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, यह किसकी पुस्तक का नाम है? तो आप लोग उत्तर दीजिए। नंबर 1 है ग्राहम वलास की पुस्तक है, नंबर बी है चार्ल्स मेरियम की पुस्तक है, नंबर सी है A.F. बेंटले की है या ऑप्शन नंबर डी जॉन लॉक की पुस्तक है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो सही होगा वो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि चार्ल्स मेरियम सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, और इस प्रैक्टिस सेट का जो है इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला में शामिल है। तो व्यवहारवाद की और बौद्धिक आधारशिला में शामिल हैं, तो देखना है कि कौन कौन से शामिल हैं। तो अब ए प्रश्न दिया गया है नंबर, नियमितताएं शामिल हैं, व्यवस्थापन शामिल है, नंबर 3 शुद्ध विज्ञान शामिल है, नंबर 4 वियोजन शामिल है। तो इस प्रश्न के जो उत्तर का कूट के माध्यम से देना था, लेकिन वो ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो हमारे ये ऊपर के तीनों जो हैं शामिल किए गए हैं, यानी कि नियमितताएं भी हैं, व्यवस्थापन भी है और शुद्ध विज्ञान भी है। तो आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यहीं दोस्तों समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, अच्छे लेवल के प्रश्नों का आपको सामना करना पड़ा हो, तो इस यूट्यूब चैनल अर्थात जाव स्टडी को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली सभी इसी तरह की वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें।